नमस्कार दोस्तों, मैं राज बहादुर आरआर स्टडी जोन में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा सेशन है, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि सीटेट का एग्ज़ाम चल रहा है। वैसे तो 16 तारीख से होना था, लेकिन टेक्निकल इशू होने के कारण 20 तारीख से यानी आज की डेट में मंडे से ही स्टार्ट हो गया है एग्ज़ाम फिर से। तो इस वीडियो में हम जो 16 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में जो प्राइमरी का पेपर जो कराया गया है उसके कुछ क्वेश्चंस हैं, उनका हम एनालिसिस करेंगे। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, यानी इसी टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, यही क्वेश्चन आए हैं। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको आगामी वीडियोस नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपकी स्क्रीन पे ये रहा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि एम.एफ. हुसैन एक भारतीय कलाकार थे जो एक संशोधित धनवादी शैली में चमकीले रंग की कथा चित्रों को निष्पादित करने के लिए जाने जाते थे। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्ध के सिद्धांत के रूप में, यानी बहुबुद्ध सिद्धांत के अनुसार एम.एफ. हुसैन किस प्रकार की बुद्धि का प्रदर्शन करते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है दृश्य स्थानिक, अंतर्वैयक्तिक, शारीरिक गतिज बुद्ध या फिर प्राकृतिक। क्या होगा इसका सही उत्तर? तो आपको बता दें, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखते हैं इसके बारे में। बहुबुद्धि का सिद्धांत, जिसमें 8 अलग अलग प्रकार की बुद्धि शामिल है, एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित किया गया है। यह सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि बुद्धि कई प्रकार की होती है। बुद्धि को किसी एक क्षेत्र से नहीं बांधा जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अनूठी क्षमताएं होती हैं। बुद्धि एक सामान्य कारक का प्रभुत्व नहीं होता है। देखते हैं स्थानिक बुद्धि के बारे में। स्थानिक बुद्धि क्या है? तो यह स्थानिक और दृश्य जानकारी को प्रभावी ढंग से देखने, समझने और उपयोग करने की क्षमता है। ऐसे लोग स्थानिक अभिविन्यास में अच्छे होते हैं, दृश्य चित्र और स्वरूप बनाते हैं। वे आसानी से मन की आंखों से विश्व की कल्पना कर सकते हैं, अपनी धारणा के आधार पर परिवेश को संशोधित कर सकते हैं और अपने दृश्य अनुभवों के पहलुओं को फिर से बना सकते हैं। वे छवियों, आकृतियों, चेहरों, बारीक विवरणों को याद रखने और विभिन्न कोणों से चीज़ों की कल्पना करने में अच्छे होते हैं। ये स्थानिक बुद्धि में होता है। उच्च दृश्य या स्थानिक बुद्धि वाले लोग वास्तुकार, चित्रकार, आंतरिक सज्जाकार, शल्य चिकित्सक, पायलट, गोताखोर और नाविक होने की संभावना रखते हैं। एम.एफ. हुसैन, अमृता शेरगिल, माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची और आई.एम. पेई, ये अच्छी स्थानिक बुद्धि वाले कुछ लोगों के उदाहरण हैं। बात करते हैं प्राकृतिक बुद्धि के बारे में। तो यह प्रकृति में विभिन्न स्वरूप को पहचानने और समझने की क्षमता है। इसमें वनस्पतियों, जीवों और सभी जैव विविधता सहित इसकी सभी विशेषताओं के साथ प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता शामिल है। गार्डनर ने 8वीं प्रकार की बुद्धि को अपनी मूल 7 बुद्धि में जोड़ा है। ऐसे लोग प्रकृति की सुंदरता और प्रकृति के सूक्ष्म पहलुओं की सराहना करते हैं। बुद्धि के इस पहलू में शिकारी, किसान, पक्षी देखने वाले, वनस्पति शास्त्री, जीव विज्ञानी, पर्यटक और माली उच्च हैं। चार्ल्स डार्विन एक प्रकृतिवादी और अपनी पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के साथ विकास के विज्ञान में उनके योगदान के लिए जाने जाते हैं। उच्च प्रकृतिवादी बुद्धि वाले व्यक्ति का एक उदाहरण है ऐसा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे। इसमें कथन दिए गए हैं, 4-5 कथन दिए गए हैं। इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि क्या होगा इसका सही उत्तर। पहला कथन है कि यह समझ, इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं। तो कथन दिए गए हैं कि यह समझना जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा आदुतीय है, या फिर विकास परिपक्वता और वृद्धि का उत्पाद है, या बच्चा एक एकीकृत पूर्ण के रूप में विकसित होता है, या फिर विकास के एक पहलू में किसी समस्या की दूसरों को प्रभावित करने की संभावना होती है, या फिर विकास एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है। अब आपको बताना है कि कौन से कथन सही होंगे। ऑप्शन है कि केवल 1, 2, 3 यानी ए, बी, सी कथन गलत है, या बी और सी गलत है, या डी और ई गलत है, या फिर ए और बी गलत है। तो आपको बता दें कि इसमें जो कथन ए और बी जो दिया गया है,
कथन ए और बी, यही दोनों कथन गलत हैं। और बाकी के ये जो 3 जो कथन दिए गए हैं कि बच्चा एक एकीकृत पूर्ण के रूप में विकसित होता है और विकास के एक पहलू में किसी समस्या को दूसरों को प्रभावित करने की संभावना होती है, और विकास एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है। ठीक है, ये तीनों कथन सही हैं, जबकि ऊपर के पहले 2 कथन गलत हैं। यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन 4 जो है यही सही हो जाएगा। देखते हैं डिटेल में। आपको बता दें कि विकास से तात्पर्य शरीर में गुणात्मक परिवर्तनों के साथ साथ व्यवहार और दृष्टिकोण में परिवर्तन से है। विकास को मापना या परिमाणित करना कठिन है, क्योंकि ये परिवर्तन मात्रात्मक नहीं है, जबकि विकास कुछ सिद्धांतों द्वारा शासित होता है। इसकी चर्चा जो है नीचे की गई है, इसके बारे में आपको बता दें कि विकास में व्यक्तिगत अंतर होता है। देखते हैं कौन कौन से अंतर होते हैं। विकास में प्रत्येक चरण में विकास के प्रत्येक क्षेत्र से कुछ दक्षताओं के प्रकट होने की अपेक्षा की जा सकती है। इन्हें विकासात्मक आधार कहा जाता है। जबकि विकासात्मक आधार उस आयु सीमा को प्रस्तुत करते हैं जिसके दौरान अधिकांश बच्चे आयु विशिष्ट कौशल हासिल करते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि विकास में व्यक्तिगत अंतर होते हैं। कोई भी 2 बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है। एक बच्चा जल्दी बोलना शुरू कर सकता है तो दूसरे को बोलने में अधिक समय भी लग सकता है। परिवर्तनशीलता की सीमा आनुवंशिकता और पर्यावरण जैसे कई कारकों पर निर्भर करती है। इसीलिए यह समझना आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है। ये कथन असत्य है। ठीक है। दूसरा है विकास परिपक्वता और अधिगम का एक उत्पाद है। इसके बारे में आपको बता दें, परिपक्वता जो है ये व्यक्ति में संभावित रूप से मौजूद विशेषताओं का मुक्त रूप है। ये आनुवंशिक विन्यास से आता है। आनुवंशिक रूप से हम चलने, बोलने, सोचने आदि की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। हमारे भीतर एक आंतरिक समय सारणी है जो हमें उस समय चलना और बोलना शुरू करने के लिए प्रेरित करती है। जब हमारा शरीर और दिमाग पर्याप्त परिपक्व हो जाता है तो छोटे बच्चे नकल और प्रयत्न और टूट के माध्यम से सीखते हैं। सीखना पर्यावरण अधिगम के कारण व्यवहार में बदलाव लाता है, जिसमें प्रयास और अभ्यास शामिल हैं। परिपक्वता और अधिगम का आपस में गहरा संबंध है। ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। बच्चे अपने आंतरिक आनुवंशिक समय सारणी के साथ साथ बाहरी पर्यावरणीय आदानों के अनुसार विकसित होते हैं। इस प्रकार आपको बता दें कि विकास परिपक्वता और वृद्धि का उत्पाद है। ये गलत है। इसीलिए ए और बी दोनों कथन गलत हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे। अगला प्रश्न है कि एनसीएफ का मुख्य केंद्र बाल केंद्रित अधिगम और फिर डैश था, क्या था, इसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शन है बोझ के बिना अधिगम, या खेल के माध्यम से अधिगम, व्यवहारवादी दृष्टिकोण के माध्यम से अधिगम, या चित्रों के माध्यम से अधिगम। ये आपको बताना है। अब देखिए इसमें बताना है कि एनसीएफ का मुख्य केंद्र बिंदु, वैसे तो सारे केंद्र बिंदु हैं लेकिन इसमें से बताना है मुख्य केंद्र बिंदु क्या है। तो आपको बता दें मुख्य केंद्र बिंदु है कि बोझ के बिना अधिगम। यानी अब आपको पता होना चाहिए आजकल के स्कूलों में क्या होता है, बच्चे का बैग उसके शरीर से भी ज़्यादा वजन होता है। उसका उतना वजन नहीं होगा जितना बच्चे का शरीर होगा, लेकिन उससे ज़्यादा उसके बैग का वजन हो जाता है। ठीक है, इसीलिए बताया गया है कि एनसीएफ में मुख्य केंद्र बिंदु बाल केंद्रित अधिगम और बोझ के बिना अधिगम कराना से संबंधित है। जबकि बाकी के जो ऑप्शन जो दिए गए हैं ये भी इसके बाल केंद्रित अधिगम है। जैसे खेल के माध्यम से अधिगम कराना ये भी है, व्यवहारवादी दृष्टिकोण से माध्यम का अधिगम ये भी है, चित्रों के माध्यम से अधिगम ये भी इसके बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में है। ठीक है, लेकिन इसका मुख्य केंद्र जो है वो बोझ के बिना अधिगम कराना है। इसके बारे में आपको बता दें कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी ने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी एनसीएफ नामक एक दस्तावेज प्रकाशित किया है। एनसीईआरटी ने 4 राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखाएं प्रकाशित की हैं, जिसमें पहली 1975 1975 में, दूसरी 1988 में, तीसरी सन 2000 में और चौथी 2005 में प्रकाशित की गई हैं। एनसीएफ बाल केंद्रित दृष्टिकोण तैयार करके बच्चों के सार्वभौमिक नामांकन और प्रतिधारण को बढ़ावा देता है। देखते हैं इसके की पॉइंट्स। एनसीएफ 2005 की 5 प्रमुख विशेषताएं हैं। कौन कौन सी? परिप्रेक्ष्य सुधार, सीखने और ज्ञान प्रक्रिया सुधार,
पाठ्यक्रम और मूल्यांकन सुधार, स्कूल और कक्षा पर्यावरण सुधार और प्रणालीगत सुधार। ये एनसीईएफ 2005 की 5 प्रमुख विशेषताएं हैं। इसका मुख्य उद्देश्य बाल केंद्रित अधिगम की प्रक्रिया के साथ बिना बोझ के अधिगम, बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना, रटकर सीखने को प्रोत्साहित करना आदि का निर्माण करना था। ठीक है, यानी रटकर सीखने से संबंधित नहीं है। अगर कोई भी ऑप्शन आपका दिया जाए कि बच्चे को रटकर सिखाया जाए, ये गलत माना जाता है। ऐसा एनसीईएफ ने नहीं कहा है, ऐसा एनसीईएफ में नहीं बताया गया है। और यह सुनिश्चित करता है कि छात्र बिना सोचे समझे यंत्रवत सीखे। एनसीईएफ के माध्यम से बहुत सही परीक्षा और मूल्यांकन सुधार भी पेश किए गए हैं। वित्तीय सुधार एनसीईएफ 2005 की विशेषता नहीं है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ऐसे। एनसीईएफ का मुख्य उद्देश्य बिना बोझ के आनंदपूर्ण पढ़ाई को बढ़ावा देना था। इसमें कम पाठ्य पुस्तकों पर जोर दिया गया और पाठ्यक्रम की कमी की गई ताकि बच्चों को सीखने का तनाव रहित माहौल मिल सके। बच्चों पर बोझ कम करने के लिए पाठ्यक्रम में बहुत से बदलावों की भी सिफारिश की गई है। ऐसा यह स्पष्ट होता है कि एनसीईएफ का मुख्य केंद्र बाल केंद्रित अधिगम और बिना बोझ के अधिगम से संबंधित है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करके तुरंत शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को जिनका एग्ज़ाम होने वाला है या जो सीटेट या टेट की तैयारी कर रहे हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कि एक बच्चे ने अपने भौतिक गुणों के आधार पर चीज़ों को छांटने की क्षमता विकसित कर ली थी। जब तक समस्याएं अमूर्त ना हो तब तक बच्चा समस्याओं पर जटिल ऑपरेशन भी कर सकता है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के निम्नलिखित चरणों में से कौन सा बच्चा है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक चरण, औपचारिक संक्रियात्मक चरण या संवेदी प्रेरक चरण या पूर्व संक्रियात्मक चरण। क्या होगा इसका सही उत्तर, ये आपको बताना है। तो आपको बता दें इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी मूर्त संक्रियात्मक चरण। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में मूर्त संक्रियात्मक चरण से संबंधित है ये बच्चा। आइए देखते हैं इसके बारे में। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से पता चलता है कि बच्चे बौद्धिक विकास के 4 अलग अलग चरणों से गुजरते हैं। कौन कौन से चरण हैं देखते हैं। पहला है संवेदी प्रेरक, फिर मूर्त संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। देखते हैं संवेदी प्रेरक। संवेदी प्रेरक की आयु जो है ये जन्म से 18 से 24 महीने की उम्र तक होती है, यानी जन्म से लगभग 2 साल तक होती है। इसमें लक्ष्य क्या होता है कि वस्तु स्थायित्व। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक। पूर्व संक्रियात्मक क्या है 2 से 7 उम्र की बच्चे का। इसमें क्या है प्रतीकात्मक विचरण, यानी प्रतीकात्मक विचार ऐसा मान सकते हैं। नेक्स्ट है मूर्त संक्रियात्मक। मूर्त संक्रियात्मक में क्या है 7 साल से 11 साल की उम्र तक बच्चा, इसमें संक्रियात्मक विचार होता है। नेक्स्ट है औपचारिक संक्रियात्मक, ये किशोरावस्था से वयस्कता तक होता है, इसमें अमूर्त अवधारणा होती है। संवेदी प्रेरक चरण जन्म से 2 वर्ष तक, इसमें क्या होता है कि शिशु अपनी इंद्रियों और कार्यों यानी चलने और पर्यावरण की खोज के माध्यम से दुनिया के बारे में सीखते हैं। संवेदी प्रेरक चरण के दौरान संज्ञानात्मक कौशल की सीमा बढ़ती है। इसमें वस्तु स्थायित्व, आत्म पहचान और प्रतिनिधित्ववादी नाटक शामिल हैं। पूर्व संक्रियात्मक चरण 2 से 7 वर्ष तक की उम्र में होता है। इसमें क्या है कि बच्चे और छोटे बच्चे भाषा और मानसिक छवियों के माध्यम से आंतरिक रूप से दुनिया का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता हासिल करते हैं। इस स्तर पर छोटे बच्चे लाक्षणिक रूप से चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं। यह एक चीज़ बनाने की क्षमता है, जैसे कोई शब्द या वस्तु किसी ऐसी चीज़ का प्रतिनिधित्व करती है जो नहीं है। नेक्स्ट है मूर्त संक्रियात्मक चरण, यानी 7 से 11 उम्र तक के बच्चों में। इस स्तर पर बच्चे मूर्त घटनाओं के बारे में सकारात्मक सोचने लगते हैं। बच्चे संरक्षण की अवधारणा को समझने लगे हैं, यह समझते हुए कि हालांकि चीज़ें दिखने में बदल सकती हैं लेकिन कुछ संरचनाएं वही रहती हैं। इस स्तर पर बच्चे भी कम सोचते हैं और यह सोचने लगते हैं कि दूसरे लोग कैसे सोच और महसूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है औपचारिक संक्रियात्मक चरण, ये 11 से 15 उम्र तक की बच्चों में होता है। क्या है इसमें व्यवहारिक क्रियाएं वस्तुओं पर की जाती हैं और औपचारिक क्रियाएं विचारों पर की जाती हैं। काम करने का आधिकारिक विचार शारीरिक और मानसिक समस्याओं से पूरी तरह मुक्त है। इस स्तर पर किशोरों को भ्रमित करने वाले विचारों का सामना करना पड़ सकता है। उदाहरण के तौर पर विखंडन को समझने के लिए उन्हें अब केक काटने या मिठाई बांटने के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है।
इसलिए हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यह मूल संक्रियात्मक चरण है, जहां एक बच्चे ने अपने भौतिक गुणों के आधार पर चीजों को छांटने की क्षमता विकसित कर ली है। जब तक समस्याएं अमूर्त न हो तब तक बच्चा समस्याओं पर जटिल ऑपरेशन भी कर सकता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है चरणों का क्रम बच्चों के सांस्कृतिक संदर्भ के अनुसार भिन्न हो सकता है, या उनका तर्क है कि चरणों के माध्यम से प्रगति के बजाय संज्ञानात्मक विकास निरंतर है, या उन्होंने संज्ञानात्मक विकास के 5 अलग अलग चरणों का प्रस्ताव दिया है, या फिर चरण अपरिवर्तनीय है जिसका अर्थ है कि कोई भी चरण छोड़ा नहीं जा सकता है। ये आपको बताना है कि क्या होगा इसका सही उत्तर। तो आपको बता दें इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है कि चरण अपरिवर्तनीय है जिसका अर्थ है कि कोई भी चरण छोड़ा नहीं जा सकता है। देखते हैं इसके बारे में। जीन पियाजे जो एक मनोवैज्ञानिक है, मनोविज्ञान के संज्ञानात्मक स्कूल से संबंधित है। ये बाल विकास पर अपने कार्य के लिए प्रसिद्ध हैं। जीन पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बताया गया है कि संज्ञानात्मक विकास एक असंतुलित प्रक्रिया है। ये 4 अवस्थाओं में होता है, जिसमें शामिल है संवेदिक पेशी अवस्था। संवेदिक पेशी अवस्था क्या होती है कि जन्म से 2 वर्ष तक, यानी 0 से 2 साल तक। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11। आमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष तक होती है। चरणों का क्रम बच्चों के सांस्कृतिक संदर्भ के अनुसार भिन्न नहीं होता है। वास्तव में चरण अपरिवर्तनीय होते हैं, जिसका अर्थ है कि कोई भी चरण छोड़ा नहीं जा सकता है। यद्यपि प्रत्येक सामान्य बच्चा ठीक उसी क्रम में चरणों से गुजरता है, लेकिन जिस उम्र में बच्चे प्रत्येक चरण को प्राप्त कर सकते हैं या करते हैं उसमें कुछ परिवर्तनशीलता होती है। इसीलिए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि चरण अपरिवर्तनीय है, जिसका अर्थ है कि कोई भी चरण छोड़ा नहीं जा सकता है, जैसा जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में बताया गया है। यही कथन सत्य है। इसके बारे में आपको बता दें कि पियाजे के सिद्धांत की अन्य अवस्थाओं की विशेषताओं की वैचारिक समझ के लिए एक बताया गया है, जिसमें देख सकते हैं सेंसरी मोटर। सेंसरी मोटर क्या है? 0 से 2 साल। प्री ऑपरेशनल 2 से 7 वर्ष। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 12 और फॉर्मल ऑपरेशन 12 से और उसके ऊपर की आयु को बताया गया है। इसमें क्या है कि अंडरस्टैंड वर्ड, थॉट, सेंसेस एंड एक्शन। सेंसरी मोटर में प्री ऑपरेशनल में क्या है? अंडरस्टैंड वर्ड, थॉट, लैंग्वेज एंड मेंटल इमेजेस। और कॉन्क्रीट ऑपरेशन में क्या है? अंडरस्टैंड्स वर्ड थ्रू लॉजिकल थिंकिंग एंड कैटेगराइज। एंड नेक्स्ट है फॉर्मल ऑपरेशन 12 एंड अबव ईयर, अंडरस्टैंड्स वर्ड थ्रू हाइपोथेटिकल थिंकिंग एंड साइंटिफिक रीजनिंग। ठीक है, इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है प्रश्न कि ब्लैंक है पहले कि निम्नलिखित में क्या होगा कि प्रत्येक बच्चे के लिए आवंटित एक फाइल, फोल्डर, पॉकेट या स्थान है जहां एक बच्चे द्वारा किया गया वास्तविक कार्य समय की अवधि के साथ होता है। इसमें आपको फिल करना है कि क्या होगा, डायरी, उपाख्यान, अभिलेख या शिक्षक की पुस्तिका या फिर पोर्टफोलियो। क्या होगा इसका सही उत्तर? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी पोर्टफोलियो जो है ये प्रत्येक बच्चे के लिए आवंटित एक फाइल, फोल्डर, पॉकेट या स्थान है जहां एक बच्चे द्वारा किया गया वास्तविक कार्य समय की अवधि के साथ होता है। देखते हैं इसके बारे में। प्रत्येक पाठ्यक्रम क्षेत्र के तहत परिभाषित कक्षावार अधिगम परिणाम छात्रों की प्रगति की निगरानी के लिए समग्र रूपरेखा प्रदान करते हैं और प्रत्येक पाठ्यक्रम क्षेत्र के तहत बच्चे के अधिगम और विकास की एक व्यापक तस्वीर देते हैं। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के दौरान एक शिक्षक को बच्चे का लगातार निरीक्षण करने की आवश्यकता होती है, जबकि वे विभिन्न शिक्षण कार्यों में लगे रहते हैं और उन्हें दैनिक अधिगम की प्रगति को संग्रहित करने की आवश्यकता नहीं होती है। बच्चों की अधिगम की जानकारी या डेटा ऐसे साक्ष्य हैं जिन्हें व्यवस्थित रूप से दर्ज करने की आवश्यकता है ताकि इन्हें एक वर्ष में किसी भी समय संदर्भित किया जा सके। ऐसा करने का एक तरीका पोर्टफोलियो बनाना और बनाए रखने से संबंधित है। एक पोर्टफोलियो एक फाइल,
फोल्डर, पॉकेट या प्रत्येक बच्चे के लिए आवंटित स्थान है जहां एक बच्चे द्वारा किए गए वास्तविक कार्य समय की अवधि में एकत्र किए जाते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि एक बच्चा पढ़ना सीखने के लिए संघर्ष कर रहा है। छात्रों के साथ काम करके यह सिखाना कि शब्दों का उच्चारण कैसे करें और अन्य शब्द पहचान रणनीतियों का उपयोग कैसे करें, इससे बच्चा पढ़ना सीखने में सक्षम होता है। उपरोक्त उदाहरण किस रचना को उजागर करता है, ये आपको बताना है। संगठन, सामीकरण, अनुकूलन या फिर समीपस्थ विकास का क्षेत्र, क्या होगा इसका सही उत्तर। तो आपको बता दें इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी एक बच्चा जो पढ़ना सीखने के लिए संघर्ष कर रहा है, छात्रों के साथ काम करके या सीखना कि शब्दों का उच्चारण कैसे करे और अन्य शब्द पहचान रणनीतियों का उपयोग कैसे करे, इससे जो है बच्चा पढ़ने सीखने में सक्षम होता है। ये समीपस्थ विकास के क्षेत्र से संबंधित है, यानी समीपस्थ विकास क्षेत्र की रचना को उजागर करता है। देखते हैं इसके बारे में। वाइगोस्की के सामाजिक रचनावाद सिद्धांत के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र बताता है कि बच्चा वयस्कों और अन्य लोगों से सवाल या सुझावों के माध्यम से स्कैफोल्डिंग की मदद से यात्रा कर सकता है, लेकिन फिर भी कार्य कर सकता है और स्वतंत्र रूप से सीख भी सकता है। इस प्रक्रिया से बहुत आगे तक पहुंच सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके बता दें आपको कि एक बच्चा पढ़ना सीखने के लिए संघर्ष कर रहा है। छात्रों के साथ काम करके या सिखाना कि शब्दों का उच्चारण कैसे करें और अन्य शब्द पहचान रणनीतियों का उपयोग कैसे करें। बच्चा पढ़ना सीखने में सक्षम होता है। बच्चा आप समीपस्थ विकास के क्षेत्र में है क्योंकि वह एक शिक्षक की मदद से अवधारणा सीखता है। नेक्स्ट है की पॉइंट्स इसके देखते हैं कि मचान एक ऐसी तकनीक है, यानी मचान एक ऐसी तकनीक को संदर्भित करता है जो बच्चे की क्षमता बढ़ाने के लिए सही समय पर सही मात्रा में सही तरह का समर्थन प्रदान करता है। प्रोत्साहन और प्रेरणा के साथ एक अधिक जानकार अन्य MKO यानी मोर नॉलेजेबल अदर्स से उचित मार्गदर्शन एक शिक्षार्थी को सीखने की प्रक्रिया में अधिक कौशल और पूर्णता और उत्कृष्टता विकसित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षक ने देखा कि रवि अकेले किसी समस्या को हल करने में सक्षम नहीं है, जबकि वह इसे आसानी से हल करता है। जब उसके शिक्षक द्वारा उसे व्यक्तिगत सहायता प्रदान की जाती है, वाइगोस्की के विचार में इस प्रकार के समर्थन को क्या कहा जाएगा? सामान्यीकरण, अमूर्त चिंतन, सहकर्मी शिक्षण या फिर ढांचा या मचान, क्या होगा इसका सही उत्तर? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी ढांचा जिसे कहते हैं मचान। ये वाइगोस्की के विचार में इसको मचान यानी ढांचा को समर्थन कहा जाता है, यानी समर्थन करता है। एक सोवियत मनोवैज्ञानिक लेव वाइगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। यह सिद्धांत इस विचार को बताता है कि सामाजिक अंतःक्रिया शिक्षार्थी की संज्ञानात्मक क्षमता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वाइगोस्की के विचार में उपर्युक्त प्रकार के समर्थन को मचान कहा जाता है क्योंकि यह एक ऐसी प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके माध्यम से बच्चों को उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार आवश्यक सहायता दी जाती है। बच्चों को उनके अधिगम के कौशल को बढ़ाने के लिए अस्थायी सहायता प्रदान की जाती है और बच्चों को उनकी अधिगम की सीमा बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत सहायता भी प्रदान की जाती है। यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि वाइगोस्की के विचार में उपर्युक्त प्रकार के समर्थन को मचान कहा जाता है। देखते हैं इसके बारे में और कि अमूर्त चिंतन वस्तुओं, सिद्धांतों और विचारों के बारे में चिंतन करने की क्षमता है जो शारीरिक रूप से मौजूद नहीं है। यह किसी भी समस्या समाधान प्रक्रिया के दौरान नए विचारों को उत्पन्न करने और नई अंतर्दृष्टि प्राप्त करने का एक उत्तम तरीका है। सहकर्मी शिक्षण सीखने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है जहां साथी छात्र एक दूसरे को पढ़ाते हैं। इस रणनीति में एक उच्च प्रदर्शन वाले छात्र को विशिष्ट कौशल सिखाने के लिए एक कम प्रदर्शन करने वाले छात्र के साथ जोड़ा जाता है। सामान्यीकरण क्या है कि सामान्यीकरण संबंधित उद्दीपकों के कारण अनुबंधित प्रक्रियाओं की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि लेव वाइगोस्की ने बालक के संज्ञानात्मक विकास के भागीदार कारकों में समाहित किया है। क्या समाहित किया है? सामाजिक अंतःक्रिया, अध्यापक अंतःक्रिया,
अभिभावक अंतःक्रिया या फिर उपर्युक्त सभी। क्या होगा इसका सही उत्तर? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी सामाजिक अंतःक्रिया। कि लेव वाइगोस्की ने बालक के संज्ञानात्मक विकास के भागीदार कारकों में सामाजिक अंतःक्रिया को समाहित किया है। देखते हैं इसके बारे में। मनोविज्ञान के कई सिद्धांत हैं जो मनोविज्ञान की विभिन्न विचारधाराओं से संबंधित है, जैसा कि संज्ञानात्मक, मानवतावादी, व्यवहारवादी आदि। ये सिद्धांत प्रख्यात मनोवैज्ञानिकों द्वारा मानव व्यवहार के विभिन्न पहलुओं को समझने के लिए एक ढांचा प्रदान करने के लिए प्रस्तावित है। सोवियत मनोवैज्ञानिक लेव वाइगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत प्रतिपादित किया है। यह सिद्धांत इस विचार का तात्पर्य है कि सामाजिक अंतःक्रिया शिक्षार्थी के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वाइगोस्की के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया शिक्षार्थी के विकास का प्राथमिक चरण है, क्योंकि उनका सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि बच्चे कुशल और जानकार लोगों के साथ अंतःक्रिया और सहयोग के माध्यम से सीखते हैं। लेव वाइगोस्की के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं कि लेव वाइगोस्की ने अपने सिद्धांत में सामाजिक अंतःक्रिया के महत्व पर 3 अवधारणाओं को प्रस्तुत करके जोर दिया है। कौन कौन सी अवधारणाएं हैं? MKO यानी मोर नॉलेजेबल अदर्स, यानी मोर नॉलेजेबल देन अदर्स, अधिक जानकार अन्य, मचान जिसको ढांचा कहते हैं। नेक्स्ट है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, यानी ZPD। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। MKO क्या है कि यह उच्च कौशल स्तर और सीखने वालों की तुलना में अवधारणाओं की बेहतर समझ रखने वाले व्यक्ति को संदर्भित करता है, जबकि मचान एक ऐसी प्रक्रिया है को संदर्भित करता है जिसके माध्यम से सीखने वालों को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सीखने के लिए अस्थायी सहायता प्रदान की जाती है। जबकि ZPD यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र जो है ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है, ये उस अंतर को संदर्भित करता है जो एक शिक्षार्थी अपने दम पर कर सकता है और सहायता और मार्गदर्शन के साथ वह क्या कर सकता है, इसके बारे में बताया गया है। तो यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि लेव वाइगोस्की ने बालक के संज्ञानात्मक विकास के भागीदार कारकों में सामाजिक अंतःक्रिया को समाहित किया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक के सीखने के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, साहचर्य स्थानांतरण का नियम या फिर तत्परता का नियम। क्या होगा इसका सही उत्तर? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी जो साहचर्य स्थानांतरण का नियम जो है ये थॉर्नडाइक के सीखने के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। देखते हैं इसके बारे में। E.L. थॉर्नडाइक एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं जो परीक्षण और त्रुटि का सिद्धांत के प्रस्तावक हैं। इन्होंने 3 प्राथमिक नियम और सीखने के 5 द्वितीयक 8 विकसित किए गए हैं जो विकास की ओर ले जाते हैं। प्राथमिक नियम देखते हैं। अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम क्या है कि ये लंबी अवधि के लिए कुछ सीखने के लिए आधारित, यानी सीखने के लिए अन्य पर आधारित है, सीखने के लिए अधिगम पर आधारित है। तत्परता का नियम क्या है कि यह कुछ नया सीखने के लिए उत्सुकता और जिज्ञासा की परिमाण को संदर्भित करता है। नेक्स्ट है प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम क्या है कि यह सीखने के लिए अनुभव को शिक्षार्थियों के लिए जागरूक बनाने के लिए प्रेरणा और सुदृढ़ीकरण पर आधारित है। थॉर्नडाइक के पूरक नियम जो शिक्षा के लिए मामूली नियम के रूप में भी जाना जाता है। पहला है बहुप्रतिक्रिया का नियम, यानी बहुप्रतिक्रिया का नियम। यह विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाओं को संदर्भित करता है जो अक्सर रूप से उत्तेजना के लिए होती हैं फिर सही प्रतिक्रिया पर पहुंचती हैं। अगला है दृष्टिकोण, विवाद या स्थिति का नियम। यह है कि यह एक शिक्षार्थी की स्थिति को संदर्भित करता है जो सीखने को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है किसी स्थिति की आंशिक या टुकड़े टुकड़े गतिविधि का नियम। यह परिणाम को बेहतर बनाने के लिए संपूर्ण पर बजाय एक उत्तेजना की स्थिति के विशेष तत्वों या विशेषताओं पर प्रतिक्रिया करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। अगला है सादृश्य द्वारा प्रतिक्रिया के आकलन का नियम। इसमें है कि ये अतीत में प्रतिक्रिया के रूप में स्वचालित रूप से प्रतिक्रिया करने की प्रवृत्ति है। अगला है साहचर्य स्थानांतरण का नियम। इसमें नई स्थिति आने तक उसी प्रतिक्रिया को सफलतापूर्वक लागू करना है। उदाहरण के लिए समान प्रश्नों के समान सूत्र लागू करना। अगला है प्रधानता का नियम। प्रधानता का नियम है कि यह इस विचार को संदर्भित करता है कि पहला कदम सबसे अधिक मायने रखता है। अगला है शाश्वत पाठ का नियम। यह वह प्रवृत्ति है जो इस विचार को संदर्भित करती है कि सबसे हाल का कार्य सबसे अधिक मायने रखता है।
अगला है उद्दीपन की तीव्रता का नियम। इसमें है कि उत्तेजना जितनी अधिक मजबूत होगी उतनी ही बेहतर प्रतिक्रिया होगी। इसीलिए यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि साहचर्य स्थानांतरण का नियम जो है थार्नडाइक के सीखने के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है, ऐसा बताया गया है। देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि अशोक को क्रिकेट खेलना बहुत प्रिय है और वह इसमें बहुत अच्छा भी है। वह अपने कॉलेज की टीम के कप्तान हैं। वह लंबे समय तक क्रिकेट खेलने या देखने में व्यतीत करता है और कभी थकता या ऊबता नहीं है। इस उदाहरण में सीखने को कौन सा व्यक्तिगत कारक प्रभावित करता है? ऑप्शन है आपके पास परिपक्वता, प्रेरणा, स्वाब अवधारणा या फिर आकांक्षा के स्तर। क्या होगा इसका सही उत्तर, ये आपको बताना है। तो आपको बता दें इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी आकांक्षा के स्तर। ये सीखने के आकांक्षा के स्तर के व्यक्तिगत कारक को प्रभावित करता है। देखते हैं इसके बारे में कि सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति विभिन्न आदतों, ज्ञान और दृष्टिकोण को प्राप्त करता है जो सामान्य रूप से जीवन की मांगों को पूरा करने के लिए आवश्यक है। सीखने को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक हैं। देखते हैं कौन कौन से कारक हैं कि इसमें शिक्षार्थी केंद्रित कारक जैसे अभिप्रेरणा, आवश्यकताएं, आत्म अवधारणा, रुचियां, लक्ष्य, आकांक्षा का स्तर आदि, शिक्षक और कार्य संबंधी कारक जैसे शिक्षण शैली, कला लोकाचार, लेन देन कौशल और कार्यप्रणाली आदि को और पर्यावरण सम्मिलित हैं। शारीरिक और मनोवैज्ञानिक संरचना जैसे कारक जिनमें अधिगम होता है, ये बताया गया है। देखते हैं कि अशोक को क्रिकेट खेलना बहुत प्रिय है और वह इसमें बहुत अच्छा भी है। वह अपने कॉलेज की टीम के कप्तान है। वह लंबे समय तक क्रिकेट खेलने या देखने में व्यतीत करता है और कभी थकता या ऊबता नहीं है। ये अभिप्रेरणा व्यक्तिगत कारक इस उदाहरण में सीखने को प्रभावित करता है। अशोक आंतरिक रूप से प्रेरित है, अर्थात वह खेलने से आंतरिक संतुष्ट प्राप्त करता है। आंतरिक अभिप्रेरणा आत्म पूर्ति और उपलब्धि के लिए किसी की आवश्यकता को निकटता से संबंधित है। ये आवश्यकताएं हमें और अधिक सीखकर अपने पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करके और स्वयं को विकसित करके बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करती हैं। सीखना सबसे प्रभावी तब होता है जब आंतरिक अभिप्रेरणा हो। भीतर से सीखने की इच्छा जो उपलब्धि में ही संतुष्ट पाती है, वह अन्य कारकों की परवाह नहीं करती है। इस प्रकार निष्कर्ष निकाला गया है कि अभिप्रेरणा व्यक्तिगत कारक है जो दिए गए उदाहरण में सीखने को प्रभावित करती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि राधा अपने बच्चे अद्विक से घर का काम पूरा करने के लिए कहती है। वह पूछता है कि इससे उसे क्या फायदा होगा। कोलबर्ग के अनुसार अद्विक विकास के किस चरण में है? ऑप्शन है आज्ञाकारिता और दंडाभिविन्यास, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, या व्यक्तिवाद और आदान प्रदान, या फिर सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। किससे संबंधित है? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के चरण में है। ठीक है, देखते हैं। एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक लॉरेंस कोलबर्ग, ये नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रस्ताव इन्होंने दिया है। उन्होंने अपने सिद्धांत में नैतिक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन प्रस्तुत किया है जिसमें 3 स्तरों और 6 अवस्थाओं में वर्गित किया गया है। चरण 2 देखते हैं, व्यक्तिवाद और आदान प्रदान। यह चरण यह देखता है कि बच्चे सिखाए गए विचारों को कैसे अपनाना शुरू करते हैं, लेकिन यह भी मानते हैं कि प्रत्येक मामले के लिए एक से अधिक दृष्टिकोण हैं, प्रत्येक व्यक्ति अलग है और इसलिए उनकी रुचियों के अनुसार एक अद्वितीय दृष्टिकोण होगा। ऊपर हमारे उदाहरण के संदर्भ में वे ये तर्क दे सकते हैं कि वह सोच सकते हैं कि दवा लेना सही है, लेकिन फार्मासिस्ट नहीं देगा। दूसरा चरण है कि अनुग्रह के आदान प्रदान पर बहुत अधिक निर्भर करता है और इसे सामान्य विपणन के साथ संक्षेप में कहा जा सकता है। इससे मेरे लिए क्या है, इस स्तर पर बच्चे दोस्ती या सम्मान से नहीं बल्कि इसमें शामिल व्यक्तिगत लाभों से प्रेरित होते हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई माता पिता अपने बच्चों को घर का काम पूरा करने के लिए कहते हैं तो बच्चा पूछ सकता है कि इससे उन्हें क्या लाभ होगा। माता पिता अक्सर इस स्तर पर
आप मेरी पीठ खुजलाओ और मैं तुम्हारी पीठ खुजलाऊंगा मानसिकता को पहचानते हैं और एक भत्ता जैसे इनाम की पेशकश करते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न काफी बड़ा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न ये पूछे गए हैं 16 तारीख के एग्जाम में। प्रश्न है कि श्री रोहन ने कक्षा 4 के छात्रों को भिन्न जोड़ने और घटाने में सहायता करते हुए देखा कि कई छात्र दो अनुचित भिन्नों के योग को पूरा करने में सक्षम नहीं है। उन्होंने उचित भिन्नों के योग से प्रश्नों के साथ एक छोटा परीक्षण दिया जो समान भिन्नों के योग का एक आइटम, उचित और अनुचित भिन्नों के योग से 3 आइटम और अनुचित भिन्नों को योग से 4 आइटम। उन्होंने प्रत्येक छात्र की प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण किया और पाया कि 45% छात्र अनुचित अंशों के साथ उचित जोड़ने में स्पष्ट नहीं थे, जो दो अनुचित अंशों को जोड़ने में उनके प्रदर्शन को प्रभावित कर रहे थे। इसीलिए उन्होंने अनुचित भिन्नों की समझ विकसित करने और उचित भिन्नों के साथ उनके जोड़ पर ध्यान केंद्रित किया, जिसके बाद उन्होंने दो अनुचित भिन्नों को जोड़ना सिखाने के लिए आगे बढ़े। ये स्थिति किस प्रकार के आकलन को दर्शाती है? देखते हैं ऑप्शन है अधिगम का आकलन, अधिगम के लिए आकलन, या फिर अधिगम के रूप में आकलन, या फिर सीख कर आकलन, यानी सीखने का आकलन। क्या होगा इसका सही उत्तर? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी सीखने का आकलन जो है इस सीखने के आकलन से संबंधित है। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। मूल्यांकन छात्र के प्रदर्शन पर उसकी ताकत और सुधार के क्षेत्रों को निर्दिष्ट करते हुए प्रतिक्रिया प्रदान करता है, जो सीखने में सुधार के लिए उचित कदम उठाने के लिए अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। ऊपर दी गई स्थिति में श्री रोहन छात्रों को प्रदर्शन का आकलन कर रहे थे, जबकि शिक्षण सीखने की प्रक्रिया चल रही थी। उन्होंने मूल्यांकन के परिणामों का उपयोग सीखने और अपनी शिक्षण प्रक्रिया में सुधार के लिए किया। ये एक प्रकार का संरचनात्मक आकलन है जिसे सीखने के लिए आकलन कहा जाता है। ठीक है, सीखने के लिए आकलन सामान्यतः प्रकृति में रचनात्मक होता है और शिक्षकों को अपने छात्रों की प्रगति की निगरानी करने और तदनुसार निर्देश को संशोधित करने में सहायता करता है। सीखने के लिए आकलन यानी AFL की विशेषताएं क्या है? देख लें इसकी कुछ विशेषताएं। यह प्रकृति में वर्णनात्मक है और निर्णयात्मक नहीं है और इसलिए मूल्यांकन नहीं है। यह प्रत्येक छात्र की ताकत और आवश्यकता के क्षेत्रों की पहचान करके सभी शिक्षार्थियों के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, अगला है कि सीखने की प्रक्रिया में सुधार के लिए शिक्षार्थी को प्रतिपुष्टि प्रदान करना होता है, इसीलिए सीखने की प्रक्रिया में आकलन लगातार और निरंतर होता है। निष्कर्ष निकाला जाता है कि सीखने के लिए आकलन को ऊपर दी गई स्थिति में दर्शाया गया है। ठीक है, सीखने के रूप में मूल्यांकन तभी शुरू होता है जब छात्र निर्देश के लक्ष्यों और प्रदर्शन के मानदंडों से अवगत हो जाते हैं और लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। सीखने का आकलन उन आकलनों को संदर्भित करता है जो है मौखिक प्रदर्शन, लिखित या इनमें से दो या दो से अधिक तरीकों का संयोजन, जो एक निर्देशात्मक इकाई या अवधि के अंत में या उसके पास होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये तो आपको आता ही होगा। ठीक है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है कि एक 25 वर्षीय लड़का है जिसकी मानसिक आयु 16 वर्ष है, इसका IQ क्या होगा? ठीक है, पहले तो आपको बता दें IQ फार्मूला होता है मेंटल एज क्रॉनिकल एज इंटू 100, यानी मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। अब देखो मानसिक आयु कितनी है? 16 है, वास्तविक आयु 25 है, इसको 100 से गुणा कर दो तो ये 64 आ जाएगा, यानी 64 आंसर इसका हो जाएगा। देखते हैं इसके बारे में डिटेल में। ये आपका फार्मूला दिया गया है, इसी के तहत बताया गया है। IQ श्रेणी के बारे में देख लें, ये जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, देखिए 130 से अधिक अगर किसी बच्चे का IQ 130 से अधिक है तो वो अत्यधिक उच्चतर बुद्धि यानी मेधावी छात्र होता है, जबकि 120 से 129 तक उच्चतर बुद्धि, 110 से 119 औसत उच्च बुद्धि, 90 से 109 औसत बुद्धिमत्ता, 80 से 89 कम औसत बुद्धि,
जबकि 71 से 79 ये बॉर्डर लाइन बौद्धिक कार्यप्रणाली होती है, जबकि 55 से 70 यानी जो ये दिया गया है 64 IQ लेवल, तो ये हल्की मानसिक बौद्धिक क्षमता वाला अक्षमता वाला बालक है। जबकि 40 से 54 तक मध्य बौद्धिक असक्षमता होता है और 25 से 39 तक गंभीर बौद्धिक असक्षमता होता है और 25 से कम जिस बच्चे का IQ होगा वो गहन बौद्धिक असक्षमता वाला बालक होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी एक प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक उपलब्ध परीक्षण की सीमा नहीं है। ऑप्शन है उपलब्ध परीक्षण में अंक उपलब्धि का सटीक माप नहीं हो सकता, या फिर शिक्षण में मानक पाठ्यक्रम को पूरा करने जैसे कारकों को मापा नहीं जा सकता, या यह सामग्री की महत्वपूर्ण परीक्षा और शिक्षण के तरीकों के लिए अच्छा है, या फिर छात्रों के उपलब्ध अंक समान प्रकार के उपलब्ध परीक्षणों में भिन्न होते हैं। क्या होगा इसका सही उत्तर, ये आपको बताना है। तो आपको बता दें इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी यह सामग्री की महत्वपूर्ण परीक्षा और शिक्षण के तरीकों के लिए अच्छा नहीं होता, ये एक उपलब्ध परीक्षण की सीमा नहीं है। देखते हैं इसके बारे में। छात्रों को उनके अधिगम के परिणामों को मापने के लिए उपलब्ध परीक्षण दिए जाते हैं। ये परीक्षण हमारे स्कूलों में अधिक प्रचलित हैं। इन परीक्षणों से पता चलता है कि छात्रों ने भविष्य के प्रदर्शन की भविष्यवाणी करने के बजाय क्या सीखा है। ठीक है, आपको बता दें कि शिक्षण उद्देश्यों के निर्माण में और सामग्री की महत्वपूर्ण परीक्षा और शिक्षण के तरीकों का एक आसान साधन प्रदान करता है। ठीक है, उपलब्ध परीक्षण में अंक संबंधित क्षेत्र में उपलब्ध की सटीक माप नहीं हो सकती है, क्योंकि मूल्यांकन में विषयता है और चयनित परीक्षण पूरी तरह से पाठ्यक्रम का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। ठीक है, तो आपको बताया गया है कि उपलब्ध और परीक्षण सामग्री की महत्वपूर्ण परीक्षा और शिक्षण के तरीकों के लिए अच्छा नहीं है, ये उपलब्ध परीक्षण की सीमा नहीं है। अगला प्रश्न है कि पारुल का बुद्धि परीक्षण इंगित करता है कि वह औसत से अधिक बुद्धिमान है, हालांकि पढ़ने, वर्तनी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में उसके ग्रेड बहुत कम हैं। उसके गणित के ग्रेड काफ़ी अधिक हैं और उसके लेखन कौशल पर्याप्त हैं। पारुल में सबसे अधिक संभावना किसकी है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, डिसलेक्सिया या फिर डिफेजिया, ये आपको बताना है। ठीक है, तो अब देखिए जैसा कि इसमें बताया गया है कि पारुल जो है ये पढ़ने, वर्तनी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में उसके ग्रेड बहुत कम है। ठीक है, तो ग्रेड बहुत कम होने से संबंधित, जबकि गणित में ग्रेड काफ़ी ज़्यादा है। तो अब देखिए डिसकैलकुलिया का क्या मतलब होता है कि जिसको गणितीय विकार हो। ठीक है, जोड़, घटाना, गुणा, भाग संबंधित अगर विकार है तो उससे। डिसग्राफिया का मतलब, ग्राफ का मतलब बनाना होता है, यानी किसी चीज़ को बनाना, तो ये लिखने से संबंधित है। ठीक है, जबकि डिसलेक्सिया क्या है, डिसलेक्सिया जो है पढ़ने से संबंधित होता है। ठीक है, डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित होता है, सही से पढ़ ना पाना, गलत वर्णन, गलत उच्चारण करना। तो ठीक है, तो इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी डिसलेक्सिया हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर डिसलेक्सिया हो जाएगा। देखते हैं इसके बारे में। अधिगम अक्षमता तंत्रिका संबंधी विकार को संदर्भित करती है जो संज्ञानात्मक क्षीणता का कारण बनती है। डिसलेक्सिया पठन विकार से जुड़ा है क्योंकि यह पढ़ने, लिखने और वर्तनी में कठिनाई को संदर्भित करता है। डिसलेक्सिया सबसे सामान्य अधिगम अक्षमता पठन विकार है जो शिक्षार्थियों को बनाता है कि वर्णमाला के समान आकृतियों और ध्वनियों के साथ भ्रमित होने में, अक्षरों और शब्दों को पढ़ने, व्याख्या करने और उनको समझने में असमर्थ होने में, अक्षरों और शब्दों के साथ भाषण की पहचान करने में और संबंधित ध्वनियों में घबराहट महसूस करने में। ठीक है, तो ये सबसे अधिक संभावना जो है पारुल को डिसलेक्सिया होने की है। बता दें आपको, डिसग्राफिया क्या है कि यह कमी है जो सुसंगत रूप में लिखने क्षमता को प्रभावित करती है, जबकि डिसकैलकुलिया अभी हमने आपको बताया है कि गणितीय विकास से संबंधित है। डिस्फेजिया क्या है कि ये एक भाषा विकार जो संचार कौशल और समझ क्षमता को प्रभावित करता है। डिस्प्रॉक्सिया ये एक मोटर विकार है जो ध्वनियों के उत्पादन के लिए जीभ और होठों के समन्वय को प्रभावित करता है।
अफेजिया ये भाषा की एक हानि है जो संचार करने की क्षमता को प्रभावित करती है। डिसऑर्थ्रिया क्या है कि यह तंत्रिका संबंधी विकार को भाषण को बाधित करता है। डिस्टोपिया एक काल्पनिक दुनिया जिसमें लोग अति दुरुपयोगी और भयभीत जीवन जीते हैं। हकलाना क्या है कि यह एक भाषण विकार जो बार बार एक ही शब्द को दोहराकर भाषण के प्रवाह को प्रभावित करता है। ठीक है, ये इसके विकार हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि प्रकृति पोषण वाद विवाद किसको संदर्भित करता है। ऑप्शन है आनुवंशिकी और पर्यावरण, व्यवहार और पर्यावरण, पर्यावरण और जीव विज्ञान, या फिर पर्यावरण और परिवेश। क्या है इसका सही उत्तर? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी प्रकृति पोषण वाद विवाद आनुवंशिकी और पर्यावरण को संदर्भित करता है। देखते हैं इसके बारे में कि किसी व्यक्ति की वृद्धि और विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण के साथ साथ आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रिया से बहुत प्रभावित होता है। हालांकि इस घटना से संबंधित कुछ मुद्दे और विवाद हैं, जैसे प्रकृति बनाम पोषण। इसमें क्या है कि प्रकृति का अर्थ है कि आनुवंशिक प्रभावों को और आनुवंशिकता के माध्यम से बच्चों में क्या आता है, अर्थात यह उस समय से बच्चे में निहित कारकों के प्रभाव को दर्शाता है जब वह गर्भ में स्थित होता है। दूसरी ओर पोषण शब्द क्या है कि पोषण शब्द का अर्थ है बाल विकास पर पर्यावरण के प्रभाव से है, अर्थात वे सभी संदर्भ कारक जो हम प्रभाव डालते हैं जिनमें प्रारंभिक बचपन की धारणाएं, हमारे सामाजिक रिश्ते और हमारे आसपास का समाज शामिल है। ये बाहरी शक्तियों, प्रभावों और स्थितियों को दर्शाता है जो किसी व्यक्ति की वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए बताया गया है कि प्रकृति पोषण वाद विवाद आनुवंशिकी और पर्यावरण को संदर्भित करता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कक्षा में छात्र अनुभव कर रहे हैं और पाठ्यक्रम के साथ अंतःक्रिया कर रहे हैं और सभी छात्र अपने स्वयं के अधिगम में भाग लेने के अवसर का लाभ उठा रहे हैं। वे जानकारी को पूर्व के अनुभवों से जोड़ रहे हैं, इस प्रकार नए ज्ञान के साथ संबंध को गहरा कर रहे हैं। उपर्युक्त घटना को किस प्रकार की शिक्षा के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है? ऑप्शन है आपके पास विशेष शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा, समावेशी शिक्षा, या फिर एकीकृत शिक्षा। क्या होगा इसका सही उत्तर, ये आपको बताना है। अगला प्रश्न है, ये लास्ट क्वेश्चन है मे भी। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन दृष्टिबाधित छात्रों के लिए सहायक तकनीक का उदाहरण नहीं है? लार्ज प्रिंट पुस्तक, आवर्धक कंप्यूटर पुस्तक, या फिर वाक् संश्लेषण, या फिर पाठ्य पुस्तक का पूरक। क्या होगा इसका सही उत्तर? आपको बता दें इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी पाठ्य पुस्तक पूरक, यानी पाठ्य पुस्तक का जो पूरक है ये दृष्टिबाधित बच्चों के लिए सहायक तकनीक का उदाहरण नहीं है। देखते हैं इसके बारे में। आपको बता दें कि विशेष आवश्यकता वाला बच्चा, जिसे विशेष रूप से अक्षम बच्चे के रूप में भी जाना जाता है, विशेष आवश्यकताओं वाला बच्चा वह होता है जिसे विशेष ध्यान और आवश्यकता की मांग की जरूरत होती है जो कि अन्य बच्चे को नहीं होती है। इस तरह की कई विशेष ज़रूरतें हैं जिन पर दृष्टिबाधित बच्चों को रखा जाता है। टिप्पणी में देखते हैं कि एक दृष्टिहीन बच्चा वह है जिसे नग्न आंखों से देखने में कोई समस्या है या पूरी तरह से देखने में सक्षम नहीं है। उसकी सहजता के लिए निम्नलिखित व्यवस्था की जा सकती है, जैसे चश्मा, मैग्नीफायर, बिग प्रिंट किताबें इत्यादि से प्रोत्साहित करना। ठीक है, प्रकाश की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए, गहरे प्रिंट की सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए, ऐसे स्थान पर बैठाना चाहिए जहां बोर्ड साफ और अधिक दिखाई दे। अस्पष्टता को रोकने के लिए यह स्पष्ट निर्देश दिए जाते हैं। ठीक है, और यही इसका मेन कारण है कि एक पाठ्यपुस्तक का पूरक दृष्टिबाधित बच्चों के लिए सहायक तकनीक का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज का जो भी ये क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन थे, यानी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है जो 16 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। ठीक है, तो अगर ये सेशन आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस भी मिलते रहें और इस तरह के वीडियो हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।